नमस्कार बच्चों। आज हम आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस बाय रिमूविंग एडवर्ब टू विषय पर वीडियो बना रहे हैं, जिसका अर्थ होता है वाक्य में परिवर्तन एडवर्ब टू को हटा करके। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एडवर्ब टू का प्रयोग कब और कैसे होता है और एडवर्ब टू का प्रयोग होने पर वाक्य के अर्थ क्या हो जाते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें जो एडवर्ब टू का प्रयोग होता है, जो कि एडजेक्टिव के पहले प्रायः होता है, तो एडवर्ब टू का अर्थ ये होता है कि जिस एडजेक्टिव के लिए वो यूज हुआ है, यानी कि छोटापन, अच्छा, बुरा, वो कुछ ज़्यादा ही हो, हद से ज़्यादा हो, जितना नहीं होना चाहिए। तो ये एडवर्ब टू अपने आप में एक नकारात्मक भाव को छिपाए हुए रहता है। तो पहला सेंटेंस जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, आई एम टू स्मॉल टू टच द स्विच बोर्ड, यानी कि मैं कुछ ज़्यादा ही छोटा हूँ। आई एम टू स्मॉल, छोटा हूँ, लेकिन टू स्मॉल में ज़्यादा ही छोटा हूँ। और इसके बाद इन्फिनिटिव प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद नाउन आया है। तो इसका अर्थ हो रहा है कि मैं स्विच बोर्ड को छूने में कुछ ज़्यादा ही छोटा हूँ, अर्थात जब रिमूवल टू एडवर्ब टू को जब हटाएंगे, टू यहाँ पे नहीं प्रयोग हुआ है, तो उसी एडजेक्टिव को हम सो और दैट के बीच रख देंगे और जो सेंटेंस का स्वरूप होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा, जो कि हम बाद में सिंथेसिस में बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स होता क्या है। दैट प्रयोग हो जाएगा और वो कर्ता दैट के बाद हो जाएगा और कैन नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो सेंटेंस का स्वरूप क्या होगा कि आई एम सो स्मॉल दैट आई कैन नॉट टच द स्विच बोर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माई फादर इज टू वीक। इसमें हम देख रहे हैं कि एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव तो आया है, लेकिन पहले वाक्य की तरह इन्फिनिटिव प्लस वर्ब प्लस नाउन नहीं आया है, सिर्फ यही ख़त्म हो गया है। तो टू का भाव तो हमने पहले ही बता दिया कि एडजेक्टिव के पहले टू आए तो उसमें नकारात्मक यानी कि सीमा से ज़्यादा होने वाला गुण का भाव छुपा रहता है, इसलिए यहाँ पे टू का एक्सट्रीमली हो गया है कि माई फादर इज एक्सट्रीमली वीक, मेरे बाबा बहुत ज़्यादा वीक हैं। अब बहुत ज़्यादा वीक हैं तो इसको हम इस सेंटेंस को इस तरह भी बना सकते हैं कि माई फादर इज़ वीक बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। प्रॉपर लिमिट का मतलब जितना लिमिट है वीकनेस की, उससे ज़्यादा उस एज में वो वीक हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं। इसमें ये भाव छिपा हुआ है। इसको इस तरह भी कह सकते हैं, माई ग्रैंड फादर इज़ मोर वीक देन ही शुड बी। मेरे बाबा उतना ज़्यादा वीक हैं जितना उन्हें, ही शुड नॉट बी, जितना उन्हें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस हम देख रहे हैं, द न्यू बॉर्न बेबी इज़ टू फ्रगाइल टू बी हेल्ड। ये सेंटेंस में अंतर क्या है कि टू बी हेल्ड इन लैप इजली, ये पैसिव फॉर्म हो गया है। इसमें इन्फिनिटिव टू के बाद जो स्वरूप आ रहा है, इतना हम देख रहे हैं, ये पैसिव फॉर्म में है कि जो न्यू बॉर्न चाइल्ड प्रायः बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लोग गोद में लेने से हिचकते हैं, उनको आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता है। तो ये सेंटेंस उसी भाव को दिखा रहा है कि जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है, नवजात शिशु है, गोद में लिए जाने में कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है, कुछ ज़्यादा ही नाजुक है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो चेंज होकर कैसा बन रहा है कि न्यू बॉर्न बेबी इज़ सो फ्रगाइल दैट ही कैन नॉट बी हेल्ड इन लैप ईजली। बच्चों यहाँ पे एक चीज़ और हम याद दिलाना चाहेंगे, जो पहले हमें याद दिलाना चाहिए था आपको, कि यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो जब हम रिमूवल टू को हटाएंगे तो कैन नॉट तो लग ही रहा है, लेकिन अगर ये प्रेजेंट के स्थान पे पास्ट में हो जाता है तो कैन नॉट के स्थान पे क्या लगेगा, कुड नॉट। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो जैसे न्यू बॉर्न बेबी वाज सो फ्रेगाइल दैट ही कैन नॉट बी हेल्ड इन लैप इजली, तो इसका क्या हो जाता, तो ये तभी हो सकता था ये जब द न्यू बॉर्न बेबी वाज टू स्मॉल होता, तो यहाँ पे कुड नॉट लग जाता। इज इट क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, रोहित इज टू ब्रिलियंट नॉट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बड़ा अटपटा सा सेंटेंस है,
इसमें एडवर्ब टू के बाद जो है आप देख रहे हैं कि ये एडजेक्टिव तो आया है लेकिन नॉट टू भी आ गया है। तो कभी जो इस तरह के सेंटेंस में जब नॉट टू आए तो वो जब हम इसको चेंज करेंगे तो वो नॉट हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि रोहित इज़ टू ब्रिलियंट नॉट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि इतना ज़्यादा ब्रिलियंट है कि वो इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकता, बल्कि इसका अर्थ हो रहा है कि रोहित की ब्रिलियंसी, बुद्धिमानी इतनी ज़्यादा है कि जो क्वेश्चन है ना उसके स्तर से थोड़ा नीचे का है, लेकिन वो हल तो कर सकता ही है। इसलिए जब चेंज हुआ तो क्या हुआ कि सो ब्रिलियंट दैट ही कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। इज इट क्लियर? यहाँ पे नॉट नहीं लगा क्योंकि नॉट ऑलरेडी लग चुका था पहले वाले वाक्य में एडवर्ब टू वाले वाक्य के साथ। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देख रहे हैं द सीलिंग इज टू हाई। यहाँ पे वो नाउन ही पहले आ गया, प्रोनाउन कर्ता के रूप में, और वो भी नॉन लिविंग आया है। तो द सीलिंग जिस चीज़ वस्तु की बात आ रही है तो या स्थान या वस्तु की बात आए, ध्यान दीजिए कर्ता के रूप में, स्थान वस्तु सब्जेक्ट रूप में है यहाँ। तो द सीलिंग इज सो हाई दैट आई कैन नॉट टच, ये हो जाएगा क्योंकि द सीलिंग इज टू हाई फॉर मी। और यहाँ पे फॉर के बाद हम देख रहे हैं जो कर्ता आया, वो प्रोनाउन आया है वो है ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये जब चेंज होगा तो मी आई के रूप में हो गया है। द सीलिंग इज सो हाई दैट आई कैन नॉट टच। सीलिंग इतना ज़्यादा ऊंचा है कि मैं नहीं छू सकता। अब यहाँ पे देखिए एक ये जो दूसरा वाला वाक्य है ये और थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इट इज़ टू हार्ड फॉर यू टू फिनिश अर्ली। टू हार्ड फॉर यू टू फिनिश अर्ली, इट प्रायः निर्जीव के लिए भी आता है। तो ये सेंटेंस चेंज होकर के क्या हो गया है ये हम देखते हैं। ये सेंटेंस चेंज होकर के जब होगा तो इट इज़ सो हॉट दैट यू कैन नॉट फिनिश अर्ली। ये इतना ज़्यादा गर्म है कि आप जल्दी से ख़त्म नहीं कर सकते। तो इट जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आई हो आपके सामने और वो गर्म है और जल्दी खाना चाह रहे हैं लेकिन गर्म होने के कारण जल्दी नहीं खा पा रहे हैं, इसलिए टू हॉट फॉर यू क्या करने में, टू फिनिश अर्ली। तो इट इज़ सो हॉट दैट यू कैन नॉट फिनिश अर्ली। कभी कभी बच्चों ये होता है कि सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो वर्ब से बना हुआ नाउन आ गया है फॉर के बाद। ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन नहीं या किसी तरह का नाउन नहीं, डायरेक्ट वर्ब से बना हुआ नाउन आ गया है। तो इसको जब हम चेंज कर रहे हैं, जैसे सेंटेंस का स्वरूप क्या है, हिज इमोशन इज टू प्रोफाउंड फॉर एक्सप्रेशन इन वर्ड। उसके जज्बात कुछ ज़्यादा ही गहरे हैं। प्रोफाउंड का मतलब हो रहा है बच्चों गहरापन, कुछ ज़्यादा ही गहरे हैं, कुछ ज़्यादा ही डीप है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकते। तो ये जब चेंज होगा तो हिज इमोशन इज सो प्रोफाउंड दैट इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, पैसिव फॉर्म में हो गया कि एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते शब्दों में। इस तरह से बच्चों हमने पूरे नियम के साथ सारे सेंटेंसेस को आपके लिए क्लियर किया है। हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारी बातें पूरी तरह से समझ में आई होंगी। और आज हम अपना लेक्चर इसे यहीं समाप्त करते हैं और आप हमें अपना होमवर्क ज़रूर दिखाते रहिए।